दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। और माननीय निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो सत्ता का सूरज तय करती है सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को, खजाने को बेहतर प्रबंधन के साथ साथ उत्तर प्रदेश का आवंटन भी इस बार बढ़ा है, यह देख सकते हैं। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के खजाने का बेहतर प्रबंधन ही उसकी अहम कुंजी होती है। विदेशी मुद्रा बाजार, इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, नीतिगत सुधार से निवेश बढ़ते हैं। और यदि देखा जाए समग्र रूप से केंद्रीय बजट को, तो आय, व्यय, विकास और मुद्रा स्फीति, इन सभी के बीच यह संतुलन साधता हुआ विशिष्ट राजकोषीय प्रबंधन से युक्त भविष्योन्मुखी बजट के तौर पे खड़ा होता है। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के इस आम बजट में कितने हित सध रहे हैं और पूर्वांचल पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो यूपी को केंद्र से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 1.83 लाख करोड़ रुपए, 93.88 करोड़ रुपए केंद्र में सहायता अनुदान के रूप में और 18,000 करोड़ रुपए की रकम 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में केंद्र से मिलने जा रहा है। 10,000 एग्री जंक्शन, मुफ्त राशन योजना, तो यूपी के 3.61 करोड़ कार्ड धारकों को सीधे मुफ्त राशन का लाभ मिलने जा रहा है। अभी उपाध्याय सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि ओडीओपी योजना, एक जिला एक उत्पाद मॉडल के केंद्र में राज्य का केंद्र में विस्तार, यह अत्यंत ही सराहनीय पहल है। और मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी समेत जितने भी हैं, ये पूर्वांचल, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी आधार कृषि है, इसकी संरचनात्मक जो क्षमता है वह इसकी उर्वरा शक्ति है, और यहाँ प्राकृतिक खेती के मिशन को विकास का पंख लगेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही घाटे की खेती को झेलता हुआ यह पूर्वांचल यदि किसानी रूप से हाईटेक बन जाए, डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, बागवानी, मत्स्य, डेयरी, पशुपालन, युवा स्टार्टअप, किसानों को भी एग्री स्टार्टअप से जोड़ने वाला यह क्षेत्र यदि विकासोन्मुख हो जाए, रोग मुक्त क्वालिटी वाली पौधों को ये अपनाते हुए यदि स्वच्छ पौध कार्यक्रम में उन्मुक्तता से जुट जाए, तो यह न केवल मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि उत्पादकता में सूक्ष्म, लघु, मध्यम कारोबारियों के लिए रामबान और किसानों की चक्रीय अर्थव्यवस्था का भी पोषण गोवर्धन के माध्यम से यह होगा। इस बजट में जो बहुत अच्छी बातें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुझे लगी, इस सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ाया गया है, जिससे किसानों का उपज जो सीधे तौर पर ना पहुंच जाता था, जिसमें बिचौलिया, साहूकार प्रभावित होते थे, यहाँ पर किसानों को मोटे अनाज जब वो पैदावार करेंगे तो उसके खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और कल्याण, तीनों ही चीज में बढ़ोतरी होगी। बेहतरीन रोड, एयर कनेक्टिविटी वाला उत्तर प्रदेश आज हम देख रहे हैं कि उद्यमियों के निवेश का प्रमुख स्थल बनता जा रहा है। यदि पिछले वर्षों का आकलन किया जाए तो सत्ता को, सूर्य को निकालने वाला पूर्वांचल का आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकीय जो चरित्र था वो अत्यंत ही निराश करने वाला। जनसांख्यिकीय लाभांश को यदि भुनाया जाता है इस बजट के तौर पर, तो निश्चय ही इस क्षेत्र में जो आम जनमानस है, जो रोजी रोटी की चिंता में पलायन करने को मजबूर था, वह अब धीरे धीरे वापस आकर अपनी ही जमीन, अपना ही दुकान, अपना ही व्यापार, अपना ही उद्यम, अपना ही कौशल, इन सब को सहेजते हुए वो आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेगा। कृषि, मछली पालन, पशुपालन, शिल्प इत्यादि में वो आगे बढ़ते हुए इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में दीर्घकालीन योजनाओं के माध्यम से निश्चय ही पूर्वांचल में खुशहाली का एक नया रोड मैप नजर होते आ रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे,
अमरनाथ हाईवे और तमाम जो प्रोन्नति के कार्यक्रम हुए हैं। साथ ही एक चीज बहुत अच्छी जो इसमें है, जीआई उत्पाद के साथ साथ यहाँ का जो उद्यमिता है उसमें निर्यात की अपार संभावनाओं को बल मिला है। और चूंकि ये क्षेत्र यदि इसे लैंड लॉक्ड एरिया कहा जाए तो ज्यादा होगा कि जहाँ ट्रेड सब्सिडी के द्वारा यदि इसको ब्याज दर में छूट और MIS स्कीम के द्वारा अगर इसे रखा जाता है तो इसके निर्यात में अभिव्यक्ति होगी। तो व्यक्ति को उच्चतम सुविधा प्रदान करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा और आयुष्मान भारत योजना कार्यान्वित है, जिसको कि इस बजट में प्रोत्साहन मिला है। हस्तकरघा बुनकर क्षेत्र के लिए भी रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, बिजली बिल में राहत दिया गया है। और एक जिसे राजनीति से लोग जोड़ रहे हैं कि विश्वकर्मा सम्मान, यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि वोट बैंक की राजनीति का ये नहीं है, बल्कि एक जो बहुत बड़ा समुदाय जो एक प्रभावी रूप में नहीं आ पाया था उसको तवज्जो देते हुए सरकार ने उसके कौशल, उसके नवाचार, उसके नवोन्मेषी इसको पटल लगाने की कोशिश की गई है। और निश्चित तौर पे अगर बहुत ज्यादा समय ना लेते मैं इसे समराइज करूं तो पूर्वांचल के लिहाज से पूर्वांचल की सबसे बड़ी ताकत इसकी उर्वरा शक्ति, इसके जल संसाधन, इसकी कुशल और अकुशल श्रम शक्ति, इसके लैंड बैंक इत्यादि के लिहाज से मैं इस बजट का अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले समय में पूर्वांचल अपनी बदहाली के लिए न प्रस्तुत हो, बल्कि एक खुशहाल उत्तर प्रदेश को एक गति देने वाले क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो। और इसी कुछ शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करते हुए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे धैर्य से सुना। जी जी, आभार, धन्यवाद मैडम। और विक्रम देव शर्मा जी का अगर अनम्यूट हो रहे हैं तो अपनी बात रखें सर। नहीं हो पा रहे हैं, लोग का यहाँ से नहीं हो पा रहे हैं जी, यहाँ से नहीं हो पा रहे हैं ना उनके पास से ही कर रहे हैं कि उनके पास अगर हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो बीच में अभी 5-10 मिनट के एक ओपन सेशन टाइप का हो, जो बच्चे या जो मित्र हमारे बीच में अपनी बात रखना चाह रहे हैं वह रख ले, तब फिर एक आध हम लोग अंत में कुछ बातें कहते हुए उसको चंद्र प्रकाश राय जी फिर समराइज करते हुए समाप्त कर लेंगे कार्यक्रम को। अभी ओपन है, कोई भी मित्र जिनको भी अपनी बात रखनी हो संक्षेप में या प्रश्न उत्तर के रूप में या अपनी जानकारी को शेयर करनी हो तो यहाँ पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। सर मेरा एक प्रश्न है। हेलो विश्वनाथ सर, मैं अभिषेक। जी बोलिए, आवाज आ रही है। जी सर, मेरा एक प्रश्न है। दोनों विद्वानों ने बजट के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है बजट में, लेकिन दो प्रश्न ऐसे हैं जिनकी बात करनी चाहिए थी कि जो निगेटिव पूर्वांचल के लिए। आप करिए अपनी बात। पहला यह है कि सर शिक्षा का जो बजट है, जो पिछला बजट है 2.64 से घटाकर 2.5 कर दिया गया है। दूसरा स्वास्थ्य का बजट 2.2 से घटाकर 1.98 कर दिया गया है। क्या ये पूर्वांचल पर असर नहीं करेगा? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें हैं जो किसी समाज के लिए रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
हाँ हाँ जो ये सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए और रेवड़ी कल्चर हो जाए, और कोई किसी को स्वास्थ्य फ्री दे रहा है और बिजली फ्री दे रहा है और पढ़ा फ्री रहा है, तो रेवड़ी कल्चर हो जाता है। तो मेरा सवाल है मैं भी एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह। अभी अभिषेक जी ने जो बताया उसी से संबंधित है, और मैं देख रहा हूँ कि इस बार की जो बजट थी उसमें जो है शिक्षा में, जैसे रोड में पीपीपी मोड पे काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम लोग जगह जगह देखते हैं कि टोल प्लाजा वगैरह लगा रहता है। उसी तरह से यह दो चीज, शिक्षा और स्वास्थ्य, बड़ा ही वाइटल है। और हम लोगों ने अभी कोरोना में देखा कि सारी प्राइवेट जो डॉक्टर की क्लिनिक थी वो बंद हो गई थी, केवल सरकारी क्षेत्र ही काम कर रहा। तो ये सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बजट का घटोतरी कर रहे हैं और पीपीपी मोड की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत बाद में फलदायक सिद्ध नहीं होगा। और अभिषेक जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई है, इस पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। मेन सर हम लोग की बात है, सरकार के जो अपने योजनाएं हैं या उनके जो विशेषज्ञ हैं वे वर्तमान चुनौतियों को सामने रखकर आगे आते हैं। वर्तमान चुनौतियों में कोरोना काल से और विश्व में जो आर्थिक मंदी के जो बादल दिख रहे हैं उससे निकलने के लिए इनका मुख्य जोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर इन्होंने अपना बजट बढ़ाया है। हालांकि बजट का आकार भी बढ़ाया है 45 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए का कर्ज लेना है। तो आय और व्यय का अंतर भी देखते हुए सरकार केन्स के मॉडल पर ये चल रही है कि हम ये 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेंगे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगी, और उसका फिर जब मंदी छट जाएगी तो निजी क्षेत्र आगे आएंगे। हमारी परेशानी यह है कि हम लोग बचपन से सरकारी क्षेत्र को देखते आए हैं, इसलिए निजी क्षेत्र को गलत नजरिए से देखना हमारी आदत बन गई है। लेकिन हम चाहते हैं बड़े स्कूल खुले सरकारी में हमारे बच्चे नौकरी करें, लेकिन पढ़ने जाए प्राइवेट में। यह मानसिकता हमारी ही है, सरकार इसको जज कर रही है। सरकार तो उसको आपके फॉलो करती है, चाहे आप सरकार को फॉलो करें चाहे सरकार समाज को फॉलो करती है। तो आज जो गली गली में प्राइवेट स्कूल खुले हैं और सरकारी स्कूल के मास्टर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल के बस में चढ़ा देते हैं पहले, तब अपने सरकारी कॉलेज स्कूल में जाते हैं। ये समाज देख रहा है, तो आने वाला समय तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी भी एक तो आप जो है शिक्षा पे जो खर्च करते हैं वो बहुत कम है, और उसका एक बड़ा भाग सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिल जाता है, और बहुत कम भाग जो है राज्य के जो विश्वविद्यालय है या कॉलेजेज हैं उनको मिलता है। और मैं अपने कॉलेज में देखता हूँ, मैं अपने विश्वविद्यालय में देखता हूँ कि समाज के ऐसे लोग हम लोगों के पास आते हैं क्लास करने के लिए जो सुबह में खेती करके आते हैं। तो वो लोग अगर प्राइवेट, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो स्थिति हो जाएगी, तो हमारे कॉलेज में जो कोर्स में अगर मान लीजिए 10,000 रुपया लगता है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 10 लाख लगता है। तो ऐसे चीजों को तो ये एक समाज का एक बड़ा सेक्शन पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये उनका अच्छा स्टेप नहीं है। मेरी एक बात है शिक्षा लाभ का विषय है, ये भी महत्वपूर्ण है कि सर ये हमारी आपकी बात नहीं है। थोड़ा विश्वनाथ सर, क्या ये अभिषेक सिंह जी क्या शोध छात्र हैं, क्या है, जरा समझ जानना चाहती हूँ। विश्वनाथ सर जी बोलिए। हाँ, अभिषेक सिंह जी शोध छात्र हैं। बारी से ठीक। जी मेरा प्रश्न है सर कि अभिषेक सिंह जी शोध छात्र हैं या आचार्य हैं? ये
टीचर हैं हमारे कॉलेज में, लगता है पॉलिटिकल साइंस के हमारे ही कॉलेज में है। जी जी, अभिषेक सिंह सर नमस्कार। नमस्कार, मैं इन बातों पे जरा सा 2 लाइन बोलना चाहूंगी सर। हाँ, कि पूर्वांचल आपका जाना माना क्षेत्र है। आपने सत्ता का सूरज हमेशा पूर्वांचल से उगाया है। 9 मुख्यमंत्री दिए और फिर भी बदहाली का आलम बना रहा। सारे उद्योग धंधे ठप होने की कगार पे हो गए। मऊ जैसा क्षेत्र, मैं तो बाहर से यहाँ नौकरी करने आई हूँ आपके राज्य में, लेकिन आने के बाद जो अर्थव्यवस्था का मैंने आकलन किया है कि निसंदेह, जो मैं चुनावी चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन यदि सरकार नवोन्मेषी विचारों को लेते हुए, नवाचार का प्रयोग करते हुए आवास, सड़कें, रेलवे इत्यादि के यदि बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण करेगी तो उससे निजी निवेश आकर्षित होगा, और निजी निवेश आकर्षित होगा तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे, महंगाई का बोझ कम होगा। आपने देखा कि पूर्वांचल का, अतिशयोक्ति ना लेंगे, लेकिन पूर्वांचल की जो स्थिति रही है, जो मैंने अध्ययन किया है, कि अभी जो विश्वनाथ सर कह रहे थे कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों की मानसिकता है कि हम करें कुछ ना, सरकारी सारे साधन हमें मिलते रहे। और यह जो प्रवृत्ति है, यह जो सोच है, इतना बड़ा जनाधिक्य होते हुए, यह एक अच्छा और सुखद संकेत नहीं है यदि हम अपने अर्थव्यवस्था को खुशहाली की स्थिति में लाना चाहते हैं। अभी इतनी बड़ी महामारी देखी हमने, और बाहर के सारे जितने भी आपके विकसित देश थे मंदी की कगार पे थे। पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, चीन की हालत देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने बड़े मंदी को झेलते हुए भी सुकून से अपने घर में रह सके। तमाम कोरोना वैक्सीन जैसी सुविधाओं का प्रचार प्रसार हुआ, सरकार ने इतने बड़े को झेला। मेरा प्रश्न है, हाँ सर जरा सा मैम, सुकून से रह सके, लेकिन जो सुकून से नहीं था, जो प्राइवेट में झेला है ना, जो सुकून से नहीं रह सका है, सुनिए सर, मैं मेरा बात सुन लीजिए, मेरा कहने का असर सिर्फ इतना था कि जो सरकारी अस्पताल है उनको समृद्ध किया जाए, उनके पैसे खर्च किए जाए। आप मैं सुन लीजिए, मैं मेरी बात सुन लीजिए, आप सब इंटेलेक्चुअल हैं, आप इकोनॉमी के जानकार हैं, वो सब चीजें हैं, लेकिन जो व्यवहारिक धरातल पे है वो दूसरी चीज है। ठीक है मैम, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर आज से विकसित नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यही विकसित थोड़ी किए हैं, और पर भी विकसित हुआ है, ऐसी बात थोड़ी है। मेरा कहना है शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो कटौती हो रही नहीं होनी चाहिए। ये होगी तो पूर्वांचल जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको प्रभाव पड़ेगा। बस मेरा ये कहना है, सिंपल सी बात है। अभिनंदनीय है सर आपकी, लेकिन आप देखे हैं कि जो भी हम लोगों ने झेला कोरोना काल, किस वजह से झेला। सरकारी मैम कोरोना काल में कोई अगर साथ दिया तो सरकारी सेक्टर ही साथ दिया है। सरकारी जी मैम, कोई बात नहीं। मांग जो भी हम झेलते हैं सर अर्थव्यवस्था में, वो मांग और आपूर्तियों के असंतुलन के तहत झेलते हैं, और सरकार की पूरी संभव कोशिश रहती है, चाहे तत्कालीन सरकार कोई भी हो, किसी भी दल का हो, कि हम इस असंतुलन को कमतर करें। और कमतर करने के लिए बहुत बड़ा रामबाण इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में शिक्षा और स्वास्थ्य भी सम्मिलित है। मैम आप शुरुआत में सबका देखिए, मैम मेरा ये कहना था, आप G20 और विकसित देशों की बात कर रहे हैं, अगर उनका सोशल इंडिकेटर देखें तो सोशल इंडिकेटर उनका इसलिए अच्छा है, आप उनसे मुकाबला कभी कर सकते हैं, उनका हेल्थ और एजुकेशन सबसे अच्छा है। हेल्थ एजुकेशन सोशल इंडिकेटर अपना आप अगर बढ़ाएंगे तो हेल्थ एजुकेशन को आपको बढ़ाना होगा आपका। जी हाँ सर, मैं और सर एक चीज और है, उनकी बात गलत नहीं है, शिक्षा पर तो दिया ही जाना चाहिए सर। मैं यहाँ पे कुछ बात दिया जाना चाहिए, लेकिन लगा है मैडम की बात सच है, उनकी बात देखिए, ये जमहूरियत में हर व्यक्ति का अधिकार है, और शिक्षा क्षेत्र में तो खासकर हम लोग तो बैठे हैं, उनकी गलत बात नहीं है, लेकिन ये सच है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको डाइवर्ट करता है तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए। तात्कालिक आवश्यकता इस साल का हुआ ऐसा बजट नहीं है जो 25 साल चलेगा, यह मात्र 1 साल का है, इसके लिए लेकर के आगे की बात की जा रही है। तो इसमें जैसे पर्यटन को बढ़ा, रोजगार सबसे बड़ा बात होता है। तो मैं अभिषेक जी की बात से पूर्ण सहमत हूँ, शिक्षा पर व्यय बढ़ना चाहिए, रिसर्च पर खास कर देखिए,
विदेशों का अगर डाटा लेंगे तो 6% शिक्षा में 3% से ज्यादा तो रिसर्च पर देते हैं, बिल्कुल ताकि उससे लगता नहीं चीज आती है। इसलिए दिया जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल दिया सरकार जाना की चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं हैं, जो 7 प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर नई शिक्षा नीति के माध्यम से, चाहे कृषि के टेक्नोलॉजी में लाने से, चाहे पर्यटन को बढ़ाने से, तो अपनी प्राथमिकताएं हैं। ये सच है कि उसको स्वीकारना चाहिए, थोड़ा कम है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। नहीं सर, सर मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। सर हाँ, एक सारा चीज मैडम से एक चीज मैं मैडम से पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, पूछिए। मैडम से एक सवाल है। मैडम आप निजी निवेश के बारे में बात कर रहे हैं और वर्तमान जो बजट है वो निजी निवेश को डिस्करेज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे निजी निवेश करेंगी, कहाँ से पैसा लाएंगी? सर अगर डोमेस्टिक सेविंग नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ से निवेश करेंगी? और आपको ये भी पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है उसमें लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, प्रॉफिट कम होता है, इसलिए कोई विदेशी निवेश नहीं होगा। आप जो कह रही हैं तो नहीं होगा, और आपके पास डोमेस्टिक में कैपिटल है नहीं। आपने बचत को डोमेस्टिक सेविंग को डिस्करेज किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भगवान जाने। नहीं सर, भगवान तो नहीं जानेंगे आप और हम ही इस अर्थव्यवस्था में निवास करते हैं। और एक चीज जो आपने बोला ना सर कि निजी निवेश को डिस्करेज किया है, निजी निवेश को इन्होंने डिस्करेज नहीं किया सर। जब उद्यमिता बढ़ गई, जब सारे अर्थशास्त्री, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे अर्थशास्त्री यही कह रहे हैं और देखा भी नहीं जा रहा। अर्थशास्त्र के बारे में कहा ही जाता है, अर्थशास्त्र के बारे में कहा ही जाता है। इस संदर्भ में यह कहना है कि वास्तव में आज मंदी काल में निजी निवेशक बाहर आते नहीं हैं, तो इसीलिए सरकार अपने तरफ से अपना सरकारी निवेश बढ़ाई है। इसलिए इसमें कोई हतोत्साहन की बात नहीं है। सर, सरकारी निवेश जो है रोड बनाने में नहीं बढ़ाना चाहिए, शिक्षा का स्तर को सुधारने में बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर सुधारने के लिए बनाना चाहिए। वो तो दोनों चलना है, दोनों, एक फिजिकल कैपिटल और एक सोशल ह्यूमन कैपिटल, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभी आप जानते होंगे जो बेरोजगारी का आंकड़ा आता है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है जानते हैं? कि जो ग्रेजुएशन कर जाता है, बस वही बेरोजगार हो रहा है। और कोई किसी को हम अपने आसपास नहीं देख रहे हैं कि बैठ के कोई मजदूर आज खाली है, जाइए आप बुलाने बढ़ी को तो 1 महीना बाद आपका डेट देगा। ऐसी स्थिति है। बेरोजगार वही है जो अपने आप को ग्रेजुएशन का डिग्री ले लिया है, तो उसे में एजुकेशन बढ़ाने का दोहरा हानि हो रहा है ना। दोनों मिला जुला के चलाना है। ना तो एजुकेशन को बंद कर दीजिए, सबसे अच्छा है। नहीं, गलत बात, गलत दिशा में अब हमारा लगता है डिस्कशन चला जाएगा। सर मैं यहाँ एक अनुरोध कर रहा हूँ सर, हम लोग बेरोजगारी मांग करेंगे सरकार से, लेकिन हम लोग कोई इसका निष्कर्ष न निकाले। ठीक है, बेरोजगारी को उसको योग्यता से समझा जाए। वास्तव में जो अपने दीनदयाल जी का एक शब्द है, ध्यान रखें, आर्थिक लोकतंत्र बंधुओं। आर्थिक लोकतंत्र में वो वैसे ही कहते हैं कि जैसे राजनीतिक लोकतंत्र में है कि राजनीति के लोकतंत्र के अंदर चाहे जो पसंद है वो करे, वो उसको वोट दे, तो राजनीतिक लोकतंत्र है। आर्थिक लोकतंत्र में कि जो योग्यता है और योग्यता के अनुसार जब काम मिले, अर्थात योग्यता माने बीए का अभी आप लोग डाटा उठा लीजिए तो जितने ग्रेजुएट हिंदुस्तान में हुए हैं, कंपनी माने लोगों ने भिन्न सर्वे किया है, ओनली 2% आर एलिजिबल, 2%। तो हम लोग जो विश्वनाथ जी एक बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, आप ये कह रहे हैं बीए कर लेने वाला बेरोजगार नहीं, बीए पास और बीए होने में अंतर। बीए पास माने 33% अराउंड ग्रेड मार्क पाना, इज इट नॉट बीए, बीए पास। सो हम लोग को ये समझने की जरूरत कि बीए जितने लोग हैं असली क्या कहीं बेरोजगार हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। अभी 3 साल पहले का डाटा जानिए, अभी समीक्षा अधिकारी की वो हुआ था लखनऊ में सचिवालय में, 517-18 पद निकले थे।
1700 लोग लगभग क्वालिफाई कराए गए थे ग्रेजुएशन पर। जान लीजिए बंधु आप लोग, 1700 लोग क्वालिफाई किए थे। कोई ओ लेवल लगाया था सर्टिफिकेट, कोई ट्रिपल सी लगाया था, सबको बुला दिया गया। 312 लोग ही केवल वहां थे और सब भाग गए। बंधुओं, हम लोग को थोड़ा तरसना भी चाहिए, तरस आना चाहिए कि हम क्या सचमुच बीए करा रहे हैं या बीए पास करा रहे हैं। अब हम नहीं लेंगे यूनिवर्सिटी का नाम। एक जगह विश्वविद्यालय में काफी जांचने गया, बुलाया गया था कि आ जाइए। मैं गया तो लड़का क्या लिखा है मेरे समझ नहीं आ रहा था, मैं फेल करने लगा। मैंने नंबर कम दे रहा था, लोगों ने ये कहा सर पास कर दीजिए। अभी बीए की एग्जाम हो रहा है, आप आश्चर्य करेंगे बच्चों को अंक में तो रोल नंबर निकलिया, शब्द में 3 का 3 लिख रहा था। वो तरस आ रही है शिक्षा पर। ये सच है, शिक्षा का कहना सही है। शिक्षा पर सही दिशा में व्यय होना चाहिए, सही शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसके लिए हम सब स्वीकार करें कि हम सब सचमुच सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। 2 आईनों पे सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। बंधुओं, मैं आप सब से कह रहा हूँ। धन्यवाद, आगे बढ़े। सर हेलो, हाँ सर, आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम सर। मैं सर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र विभाग से शोध छात्र हूँ। अभी अभिषेक जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित कुछ डेटा दिए, उसको लेके उस पर काफी लंबी चर्चा हुई सर। मुझे लग रहा है शायद डेटा पे ध्यान नहीं गया सर आप लोगों का। सर अभिषेक जी को मैं बता देना चाहता हूँ सर कि अभी इस बार के बजट में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सर हेल्थ पे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो 1.4% था। इस बार इंक्रीज होकर ये 2.1% हुआ है हेल्थ के फील्ड में। और तो शिक्षा का बजट भी इस बार बढ़ाया गया है, जो कि 2019-20 में 2.8% था, उसे इंक्रीज करके 2.1, हालांकि बहुत थोड़ा सा बढ़ा है। 11 लाख थोड़ा सा आप डेटा दीजिए। कोरोना होती है, इसको देखिए आगे अपनी बात सर। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे ये डेटा है, अगर आप लोग देख पाए सर, ये अभी के बजट का प्लान। सुनिए, बात है, देखिए सर, जो आप दिखा रहे हैं मैं भी देख चुका हूँ उसको। नहीं, आप उसको देखिए। मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो डेटा दिया है सर, अब किस ईयर का आपने डेटा दिया है, हाँ, उसको कम करने के सर, हाँ इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा हुआ है, ये मानते हैं कि पिछले बार जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में सर ये 19-20 का दे रहे हैं डेटा दिया गया। नहीं सुनिए, आपने जो डेटा दिया है आप कह रहे हैं घटा हुआ है सर। पहली बात तो ये है, मैं इसको डिनाई करता हूँ कि बजट पिछली बार की तुलना में घटा नहीं है, इंक्रीमेंट थोड़ा हुआ है, लेकिन इंक्रीमेंट देखिए सर, इंक्रीमेंट तो हर बार हो रहा है। इंक्रीमेंट किसी बार बजट घटता है नहीं है सर। तो जैसे कोई एक बार में एक उदाहरण याद आता है बंधुओं, ध्यान, एक आदमी कहा कि वो 3:30 बजे आए थे, किसी ने कहा नहीं 3:15 बजे आए थे। 15 मिनट तो उन सबों ने बिता दिया 3:15 का 3:30 बनाने में। नहीं अरे मैं ये बता रहा हूँ, ये डाटा है, सीधा ये डाटा बोल रहा है कि 2019 फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 2023 गणना हमेशा 2.8 से 2.9 हुआ है, थोड़ा बड़ा है, घटा नहीं है। हाँ, ये बात कहना सही है कि कोई भी अपने साथ अगर 2021 में थोड़ा 22 में ज्यादा 1% कम हो गया, तो ये बहस हमारा विषय बहुत नहीं है। सच बात यह है कि 6%